किसी पोम की एक लाइन है कि बात बनते बनते रह जाती है। यही मामला पाकिस्तान और भारत के बीच में है। बहुत सालों से, खास तौर पर जब से मोदी जी की दूसरी सरकार आई, पाकिस्तान का ये गिला था कि हमसे बात नहीं की जाती, और जब बात की गई और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को कहा गया कि अफगानिस्तान के इशू पे भारत में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप भी इसमें आइए, तो उन्होंने बहुत ही रूखे अंदाज में कहा मैं नहीं जाऊंगा, और साथ ही कहा कि जो स्पॉइलर है मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा। दुनिया के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस बात को बहुत खुशाइन देख रहे थे कि शायद पाकिस्तान भी भारत की अफगानिस्तान पे होने वाली बातचीत में शरीक होगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान के नेशनल स्पीकर को भी इनविटेशन एक और कॉन्फ्रेंस के लिए दी गई। तो ये बड़े पॉजिटिव इंडिकेशंस थे कि शायद वो जो बर्फ जमी है वो पिघल जाएगी। आफ्टर ऑल दो हमसाए हैं, भारत की तरफ से बड़े शदीद सेंटीमेंट्स हैं कि हम तो पाकिस्तान के साथ बात ही नहीं करना चाहते, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 2 मौके दिए। वो दोनों मौके कैसे आगे चलेंगे, एक तो बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट की तरह, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, तो वो तो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुईद यूसुफ ने कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। यह है आज का हमारा बड़ा मुद्दा ब्रेन बस्ट में। डॉक्टर नवीद शारदा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस शो के रूहे रवां हैं, और इसके साथ साथ बातचीत हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो ये है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि कुछ जो रो किस्म की रियासतें हैं वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और इसमें उन्होंने चाइना और रशिया के तो वाजे नाम दिए। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। और सारे जितने हमारे दर्शक हैं, पहले तो उनको दिवाली का जो शुभ दिन उन्होंने मनाया कल, उसकी बहुत बहुत बधाई देते हैं, और आस करते हैं कि इसी अच्छाई और बुराई के बीच में वो अच्छाई ढूंढ लेंगे, क्योंकि बुराई के ऊपर जीत जो है वो अच्छाई की थी, इसलिए हम दिवाली मनाते हैं। जी, राम जी अपने वापस अपने घर पहुंचे थे अयोध्या में 28 दिनों के बाद, तो मैं समझता हूँ कि ये एक शुभ दिन था। सबको बहुत बहुत बधाई हो उसकी। दूसरा, आपने कहा कि मैं डॉक्टर साहब यहाँ पे टोकूंगा, मैं भी वो विदाई की बात करने में, मतलब अगरचे मैं बिलेटेड कहूंगा हैप्पी दिवाली, लेकिन दिवाली एक ऐसा आज ही मनाते फेस्टिव है जो एटलीस्ट हफ्ते 10 दिन तक तो चलता ही है। या। तो इसलिए ये बिलेटेड भी नहीं है, ये तो वो चल ही रहा है। नहीं, ये आज भी दिवाली बहुत लोग मनाते हैं। हम भी इस वीकेंड पे ऑफिशियली मना रहे हैं। हाँ। वीकेंड पे इसलिए कि अब ज़ाहिर है वीकेंड पे जरा खुला टाइम होगा। तो डॉक्टर साहब सॉरी, मैंने कहा विदाई की बात से अब आगे चलते हैं। अच्छा किया, और आपको बधाई हो कि आप इस वीकेंड पे जी दिवाली का फंक्शन कर रहे हैं, जहाँ भी घर में, जी वेयर एवर। थैंक यू सर, थैंक यू। इट्स वेरी पॉजिटिव इंडिकेशंस। जो आपने पॉजिटिव इंडिकेशंस की बात की, तो मैं उसी पे बात करता हूँ कि देखिए, जिस दिन से ISI वालों ने या आर्मी वालों ने इमरान खान साहब के हाथ में कमान दी हुई है एज प्राइम मिनिस्टर, नॉट एनीथिंग एल्स बट जस्ट इन द नेम एज प्राइम मिनिस्टर, उसी दिन से उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि हिंदुस्तान मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, और हिंदुस्तान जो है उसके साथ, हालांकि वो उन्होंने बहुत अपनी उम्र अय्याशी की हिंदुस्तान में काटी, इमरान खान साहब ने बहुत। जी। हाँ जी, और तकरीबन मेरा ख्याल साल में कई महीने वो इंडिया में जाके रहते थे। उनका ये शायद ख्याल था कि मेरे जो पुराने वहाँ पे फुटप्रिंट्स हैं उनकी वजह से पूरा इंडिया उन पे जान निछावर करेगा। मगर वो क्रिकेट थी, सेलिब्रिटी का जमाना था डॉक्टर साहब। राजनीति में आपके पास कोई अक्ल होनी चाहिए, कोई आपको बात करना आनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मैं खुल के कहूंगा, अक्ल से पैदल है। और ये बात भारतीयों को शायद इतना गिला उनसे ना हो जितना पाकिस्तानियों को उनसे गिला है कि भाई आप इतने अक्ल से पैदल क्यों है। जो देश का हाल पाकिस्तान का हो चुका है डॉक्टर साहब, वो तो बड़ा ही अलार्मिंग है। दुनिया में देखिए ताहिर साहब, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि दुनिया में जो नेगोशिएशंस होती हैं, जो टेबल के आर पार बैठ के बातचीत होती है, उससे बड़े हल निकलते हैं। हाँ जी, और वो जो हल जब निकलते हैं तो उससे दोनों कंट्रीज को, और जो भी आपस में बातचीत करते हैं, उनको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, नुकसान वाली कोई बात नहीं है।
जितनी भी आज तक बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, हाँ जी, उसके बाद टेबल के ऊपर ही बैठ के सारे फैसले हुए हैं। आज भी मैं ये समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान का रवैया है, हाँ जी, ये बहुत नकारात्मक है और बिल्कुल इसकी जितनी भी निखेधी की जाए, हाँ जी, वहाँ के लोगों, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आती कि आर्मी को, हाँ जी, हिंदुस्तान के साथ, अब तो उनको पैसे भी नहीं मिल रहे बाहर से, आर्मी को हिंदुस्तान के साथ मिलके बात करने में क्या तकलीफ है। हो सकता है कि चाइना का प्रेशर हो, आई डोंट नो, हाँ जी, लेकिन आर्मी को भी ये सोचना चाहिए कि हमारी जो बढ़ोतरी है, अगर हमारा देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, तो उसमें उनको भी फ़ायदा होगा, हाँ जी, उनकी भी आर्मी जो है वो बढ़िया ढंग से चल सकेगी। लेकिन इसके पीछे हर बात पर ना कर देनी, हाँ जी, ये रवैया मुझे नहीं लगता उनका अपना है, ये लगता है इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको ये कहा गया है। बाकी आप ज़्यादा जानते हो। जी डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे हैं। बात ये है कि वाकई हैरत की बात है, एक तरफ तो चंद महीने पहले आर्मी के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमें भारत के साथ अपने तल्लुकात के कॉन्टेक्स्ट में पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, ये उन्होंने बात की। आपने सवाल उठाया कि आफ्टर ऑल क्या वजह है कि पाकिस्तान आर्मी, चूंकि जो कुछ पाकिस्तान में होगा वो पाकिस्तान आर्मी के कहे बगैर या चाहे बगैर नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, आपके सामने मिसाल है कि गवर्नमेंट ने ये मिनिस्टर फवाद हुसैन, ये जो पपेट मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने वो जो तरीके लबैक पाकिस्तान वालों को इंडियन एजेंट कह दिया पिछले हफ्ते। वही इंडियन एजेंट के जो लोग हैं वो को 2 दिन बाद यानी लास्ट सैटरडे को जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ मिले, वही इंडियन एजेंट, फोटो खिंचवाई, ठीक है। फिर उन्होंने तरीके लबैक वालों के एक लीडर ने कैमरे के सामने आकर कहा, बड़े ही यानी अपनी बातचीत खिलाते हुए, कि जी हमें चीफ साहब ने 100% नहीं 1000% गारंटी दी है कि मामला ठीक होंगे। तो वो इंडियन के जो एजेंट हैं, जो इंडिया के एजेंट हैं, जिसको ये पाकिस्तान की पपेट मिनिस्टर्स, जो कि एस्टेब्लिशमेंट के पपेट मिनिस्टर, यानी कोई इनकी बात पे कोई दुनिया ट्रस्ट कर सकती है कि आप 2 दिन पहले कहते हो कोई इंडिया के एजेंट है, वही इंडिया के एजेंट आर्मी चीफ के साथ बैठे हुए हैं, बातचीत खिला के फोटो नहीं खिंचवा रहे, और फिर उनके मामला भी तय हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, सिर्फ फोटो ही नहीं है, उनके 800 लोगों को इमीडिएटली उस मुलाकात के बाद रिहा कर दिया जाता है, और कोई 1000-1200 लोगों को रिहा करने की बात होती है। उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसको इंडिया पैसे दे रहा था, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको उन्होंने कहा कि हम बैंड लिस्ट से भी निकाल देते हैं। अच्छा, अब मोईद यूसुफ का कहना खासतौर पर इंडिया के साथ तल्लुकात के हवाले से, वो तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुमकिन ही नहीं है। तो मेरे जहन में भी डॉक्टर साहब ये सवाल उठता है कि एक तरफ कमर जावेद बाजवा ये कहते हैं कि हमें पुरानी बातों को भुला देना चाहिए, दूसरी तरफ आर्मी के ही कहने पे पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, बड़े ही रूड तरीके से, मैं कैसे एक स्पॉइलर के साथ बैठ सकता हूं। तो डॉक्टर साहब, 2 बातें हैं, 2 इश्यूज हैं जिस पे आर्मी कहने के बावजूद भी अमल नहीं कर पाती, एक कश्मीर मसले पे, एक अफगानिस्तान के मसला पे। क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस भी अफगानिस्तान के इशू पे भारत में हो रही है। अफगानिस्तान के मामला में भी पाकिस्तान अपने नुक्ता नजर में कोई तब्दीली नहीं करता। अच्छा, दुनिया के सामने तब्दीली कर लेता है। अमेरिकन ने जो कहा, अभी मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान, अच्छा वो एब्सोल्युटली नॉट खत्म हो जाता है, लेकिन जो ही भारत के साथ बात होती है तो वो अपनी देसी ईगो सामने ले आते हैं। अच्छा, उसका डॉक्टर साहब आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि फायदा क्या है? फायदा तो उसका है ही कोई नहीं। ना इंडिया ने बदल जाना है, ना पूरी दुनिया ने बदल जाना है, ना अफगानिस्तान ने बदलना है। पाकिस्तान अपनी ये जो एस्टेब्लिशमेंट है बेवकूफाना बातें करती रहेगी, ये उनके मुंह से कहलवाती रहेंगे, और हिपोक्रेसी, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। वो जो इंडिया के एजेंट है जैसे तरीके लबैक वाले, वो आप नंबर 1 पैट्रियोटिक हो गए। एक सवाल और उठता है जी डॉक्टर साहब, कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन जो है वो इमरान खान साहब ने इंसिस्ट किया कि इनको एक्सटेंशन, जी, और जो दूसरे जनरल हैं, जी हाँ जी, मुझे तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट है बहुत ज्यादा बाजवा के साथ, और इसलिए बाजवा जो है वो अपना अलग रोल प्ले कर रहे हैं, और बाकी की जो आर्मी के चीफ हैं वो अपना रोल अलग प्ले कर रहे हैं। और वो जो कन्फ्लिक्ट है वो अल्टीमेटली ना तो इमरान को फ़ायदा करेगा और ना ही उसने
कल को बाजवा को फायदा करना है, क्योंकि मेरे ख्याल बाजवा साहब की एक साल की और टर्म रहती है, दैट्स ऑल जी। तो उसके बाद क्या होगा, लेकिन इस वक्त जो वो रोल प्ले कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी आप कह सकते हो पॉजिटिविटी है, लेकिन जो दूसरे आर्मी के जनरल हैं वो तो नहीं ना इसको मानने को तैयार। डॉक्टर साहब देखिए, बड़ा आपने पेचीदा सवाल उठाया। पाकिस्तान की आर्मी में फैक्शंस कोई नई नहीं है। हमने बहुत हाइट पे फैक्शन ज़ियाउल हक के ज़माने में देखी थी। आफ्टर ऑल जो ज़ियाउल हक अपने कुछ बड़े ही की लोगों के साथ जहाज़ के हादसे में मरे थे, उसमें भी तो किसी का हाथ नहीं था, मतलब वो वाज़े तौर पर मतलब वो डॉक्टर साहब मतलब कुछ जर्नैल बैठे ही नहीं उस जहाज में, ठीक है। और वो एक जर्नल नहीं, बेचारा तो नहीं कहना चाहिए, वो भी एक बहुत ही जो मिस्टर ज़ियाउल हक था वो बहुत जालिम आदमी, ही डज नॉट डिजर्व बेचारा, आई एम सॉरी। लेकिन बहरहाल मतलब ये इस तरह के काम तो नहीं होने चाहिए, ये तो हम मानते हैं, ठीक है। लेकिन वो गए। उसके बाद हमने फिर एक बहुत बड़ी रिफ्ट देखी जब नवाज शरीफ ने अपनी मर्जी का ISI का चीफ लगाया और इसको मुशर्रफ को उन्होंने सैक किया या सैक करना चाहा। मुशर्रफ की जो इर्द गिर्द की कमान थी, मुशर्रफ उस वक्त श्रीलंका के दौरे पे, वहां से जो आते उन्होंने नहीं आ सकता, हाँ, जो इर्द गिर्द की जो कमान थी उन्होंने एक्शन लिया विद इन फ्यू आवर्स, मेरे ख्याल को 15 से 17 घंटे के अंदर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई और वो जो ISI का चीफ आया था, ज़िया भट्ट उसका नाम था, वो भी गया। वो भट्ट साहब जो थे हमारे वो लाहौरी कश्मीरी भट्ट, चूंकि मियां नवाज शरीफ भी लाहौरी कश्मीरी भट्ट है, ये ऐसे कश्मीरी हैं जिनको कश्मीरी जुबान का लफ्ज़ नहीं आता ये एक अपनी जगह पे एक ट्रेजेडी है ठीक। अच्छा, वो भी गए और उसके बाद डॉक्टर साहब ये सीन दुनिया ने देखा। आपने भी बात की कि इसको एक्सटेंशन दी बाजवा को इमरान खान ने। आप जरा याद कीजिए ज़ियाउल हक को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कई जर्नैलों से सुपरसीड करके और बाद में भाई उसका उसी ने भुट्टो को फांसी दी, फंदे लगा दिया, ठीक है। नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को कई जर्नैलों को सुपरसीड करके किया। तो मैं थोड़ी सी आपको ये डॉक्टर साहब सूरत बताता हूँ। बाजवा साहब अकेले नहीं है, फैक्शन तो है, बहुत सारे कोर कमांडर्स बाजवा साहब के साथ हैं। इनकी आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट है गवर्नमेंट का, और ये तो वाज़ेह हो गया ISI की तकरीर के मौका पर, वो तो क्लियर हो गया। अब इशू ये नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी ये कहना चाहे, अपने धोना चाहती है जी कि हम लाए थे इसको तो चले हम निभाएंगे, चूंकि डिलीवर इमरान खान ने कख नहीं किया ना, कोई डिलीवर नहीं हुआ। आर्मी को तो पैसा चाहिए डॉक्टर साहब, नेचुरल। अब वो इससे जान छुड़ाने को फिरते हैं, तो फैक्शन जरूर है, मैं आपसे एग्री करता हूं। लेकिन डॉक्टर साहब अभी भी कमर जावेद बाजवा, ये जो भी चीफ ऑफ द स्टाफ होता है उसका पलड़ा भारी होता है। मैं थोड़ा सा 1 मिनट और लूंगा डॉक्टर साहब। जब हम मुशर्रफ के आखिरी दौर में जाते हैं, जब मुशर्रफ के खिलाफ आर्मी के बहुत सारे कोर कमांडर हो गए थे, तो मुशर्रफ फाइट करते रहे। 2008 की ये बात है, करते रहे। लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ। अल्टीमेटली फिर आर्मी के ही फैक्शंस ने मुल्लाओं को और एक जज को आगे किया, पीपल्स पार्टी को किया, इमरान खान। यानी वो जमाना था कि इमरान खान भी, नवाज शरीफ भी, पीपल्स पार्टी भी डायरेक्ट आर्मी की उस एजेंडे पे एक साथ हो गए थे, भाई इसको हटाना, मुशर्रफ को हटाने के लिए। नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में, उसकी पार्टी ने दरखास्त दी कि इसको हटाई मुशर्रफ को, क्योंकि उसकी तो चलो लगती थी ना। मुशर्रफ ने उसको सैक भी किया था। बेनज़ीर भी साथ, मतलब माफी चाहता हूँ, बेनज़ीर तो नहीं थी वो, उनका 1 साल पहले जरदारी साहब आ गए। इमरान खान अपने तौर पर धरने कर रहा था, ये सारे मिल गए। तो ये सब पाकिस्तान आर्मी के मोहरे हैं। कभी डॉक्टर साहब ये इस तरफ शतरंज के खड़े होते हैं, कभी एक ही तरफ सारे खड़े होते हैं, कभी एक इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है, एक को तमाशा दिखा रहे हैं। तो ये है क्या बेसिकली अल्टीमेटली देखो, दुनिया में एक बात तो बड़ी क्लियर है कि अगर आप चाहते हो अपनी कंट्रीज की प्रोग्रेस करना, तो आपको अपने जो साथ वाले नेशंस हैं कम से कम उनके साथ तो दोस्ती करनी पड़ेगी, वो चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो। इसीलिए नेगोशिएशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वर्ल्ड में, और नेगोशिएशन से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि आप
अगर बिल्कुल ही उस देखिए चाइना जो है हिंदुस्तान के साथ उसकी कितनी झड़पें होती हैं, लेकिन जब भी बात होती है भाई कमांडरों ने मिलना तो वो कहते हैं आओ मिलो बैठो करो, और 12-12 घंटे बातचीत होती है। इसी तरीके से पाकिस्तान के भी जो कमांडर्स हैं और जो बाकी के लोग हैं उनको चाहिए कि इस बात की रियलाइजेशन कि अब टाइम आ गया कि नाउ वी शुड स्टार्ट टॉकिंग बिकॉज वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट। राइट। एक बात समझ लीजिए कि जो टेक्नोलॉजी है, जो वर्ल्ड की थिंकिंग है, वो बहुत फास्ट चेंज हो रही है, और उस चेंज में अगर हम अपने आप को साथ नहीं जोड़ेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, वो कोई भी कंट्री हो। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के बारे में आपने जो कुछ कहा वो हमारे व्यूअर्स को तो पूरी समझ आ गई जी, और वो आगे भी समझते हैं इस मामले में। लेकिन जो नाम आप लेते हैं ना, समटाइम्स वो लगता है कि ये नाम जो है ये किसका है, तो आप मिनिस्टर्स के नाम ले रहे थे, तो मैं बता दूं व्यूअर्स को जी आप भी बता दें कि वो ये मिनिस्टर फवाद चौधरी ने कहा, शेख रशीद ने कहा ये इंडिया के एजेंट हैं। हाँ, शेख रशीद को तो सब जानते हैं हमारे। अच्छा, डॉक्टर फवाद को बहुत कम नहीं, फवाद को भी बहुत जानते हैं। डॉक्टर साहब शेख रशीद ने जो क्रिकेट मैच जीतने पे सलाम की जीत बनाई थी वो, अच्छा, उस पे जो असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो क्लास ली है वो कमाल की क्लास है। उन्होंने यहां तक कहा, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पड़ोस में एक पागल मिनिस्टर है, यहां तक कहा कि इन पागलों से, एक पागल नहीं कहा उन्होंने, मिनिस्टर पूरी की पूरी कैबिनेट को कह दिया, गवर्नमेंट को कह दिया। उन्होंने कहा, यहां तक कहा उन्होंने कहा कि हमारा जना भारत के मुसलमानों का जना से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये लफ्ज असदुद्दीन अवैसी के मुंह से आना बहुत इंपॉर्टेंट। अवैसी साहब जो है ना, उनको सुनने में मजा आता है चाहे लेकिन उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा जो भारत के हमारे पॉलिटिकल अंदरूनी इश्यूज होते हैं वो हमारे अंदरूनी इश्यूज हैं। फिर उन्होंने कहा भाई हमारे इश्यूज का आपके साथ कोई लेना देना नहीं है, ना मिस्टर जिन्ना के साथ। तो डॉक्टर साहब इस पे मेरा जी चाहता है आने वाले दिनों में आप भी मैं भी मिलकर और कुछ और लोगों को भी लाएं। ये बड़ा डेलिकेट इशू है, 2 नेशन थ्योरी, ये वो अभी तक ये खत्म नहीं हो रहा, होनी भी नहीं जब तक रिलीजियस लीडर्स बैठे हुए हैं, ठीक है ना, थ्योरी खत्म नहीं होनी। ठीक। अच्छा, ये भी डॉक्टर साहब मसला ये कि फिर चूंकि पाकिस्तान की सारी हुकूमतें खासतौर पर एस्टैब्लिशमेंट इसी 2 नेशन थ्योरी पे आज भी 75 साल बाद चल रहे हैं। ये सोचे बगैर जो आपने भी कहा कि दुनिया बदल गई, सब कुछ हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में अपेरेंटली, ठीक है। अब हम बात उसी डेमोक्रेसी से जोड़ते हैं, मेरे ज़हन में बहुत नुक्ते हैं, आप भी कल फोन पे मशवरा बड़ा अच्छा दे रहे थे कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने नाम लेके कहा चीन का भी रूस का भी, मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूं। लेकिन ऐसा भी हुआ कि अमेरिका ने बहुत सारी रियासतों को बशमूल पाकिस्तान, उनकी डेमोक्रेसी भी ऑटोक्रेटिक बुनियादों पर ही चलती रही, आज भी चल रही है। जब जब जरूरत थी तो अमेरिका ने आंखें भी बंद की रखी, आज भी आंखें बंद की हुई हैं। मिडिल ईस्ट के बहुत सारे मुल्क हैं डॉक्टर साहब, नहीं सबसे बड़ा सऊदी अरेबिया, ठीक है ना। मैं मतलब अभी नाम लेना शुरू करने वाला था, मतलब इजिप्ट है उसके बाद, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, वो इजिप्ट को नहीं कहेंगे, सऊदी अरब ने चले कोशिश करके अब एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ओपन अप करना शुरू कर दिया, अभी टाइम लगेगा उनको, ठीक है। लेकिन ईरान पे वो आती है बात, ईरान पे सख्ती लगाते हैं, सऊदी अरब या इजिप्ट की बात नहीं करते, ठीक है। इसका मतलब है कि वो जो सिलेक्टिव चेरी पिकिंग का अमल है वो जो बाइडेन की सरकार भी हो तो वो खत्म ना होने वाला है। तो डॉक्टर साहब इस पे क्या आप देखिए जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसने अपने हिसाब से कहा, मेरा जो इसमें से पॉइंट है वो ये पॉइंट नहीं कि अमेरिका की क्या पॉलिसी है जी, मेरा पॉइंट ये है कि जो उन्होंने ये कहा कि ऑटोक्रेटिक जो रेजीम है, उन्होंने बकायदा रशिया का नाम लिया, चाइना का भी, वहाँ पर जो काम है वो फास्ट होते हैं। मैं आपको ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, चाइना में तो होते हैं, रशिया में नहीं होते हैं। रशिया में भी अब काम होते ही नहीं डॉक्टर साहब, नहीं वो मतलब जो भी वो चाहे प्रेसिडेंट वो कर सकते हैं। एक ना दिल्ली से आगरा तक हाईवे बनना था जी, अब बन क्या कंप्लीट हो गया। वैसे नितिन गडकरी का मैं बड़ा फैन हूँ, हाँ, जब से वो वन ऑफ द बेस्ट मिनिस्टर्स इन इंडिया, नो डाउट। गडकरी साहब वो जो कहते हैं वो हो जाता है। अच्छा, वो एक कुछ किलोमीटर जी जी उसके बीच में फार्मर्स का था, मतैया लोगों का था, राइट, उन्होंने मुकदमा कर दिया, राइट। आप ये देखिए कि वो फ्री वे 8 साल
कोर्टों में ही रहा। राइट। अच्छा, वो उससे नुकसान कितना हुआ? जो 8 साल पहले वहाँ कॉस्ट थी उस 4-5 किलोमीटर की, है जी, वो 10 गुना हो गई, क्योंकि हर मटेरियल बढ़ता ही कैसा कुछ होता गया, और वो फ्रीवे जो बनना चाहिए था टाइम पर वो नहीं बन सका। तो इस किस्म से जो अड़चने आती हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आती है। मैं अब आपको यहाँ की बात मैं बता दूं। नहीं, ऑटोक्रेसी का फायदा होता है आपके ख्याल में? नहीं, देखिए, हर सिस्टम का अपना कुछ फायदा कुछ नुकसान है। मैं तो डेमोक्रेसी को जो है, देखिए, डेमोक्रेसी भी अल्टीमेटली डिक्टेटरशिप बन जाती है, क्योंकि जब आप 5 साल के लिए चुने गए हैं तो आपको पता है पीएमओ का जो ऑफिस है दुनिया में आज पर, जो पीएमओ ऑफिस है वहीं से रूल होता है और कहीं से नहीं होता। हाँ जी, यहाँ पर भी आपको याद है हार्पर साहब के टाइम के ऊपर मिनिस्टरों को ये कहा हुआ था कि आपने कोई बयान नहीं देना। पिछले जो था ट्रूडो का रजीम, जब इनकी मेजॉरिटी थी, तब भी कहा हुआ था कि नहीं, हमसे पूछ के नहीं। अब तो माइनॉरिटी, अब तो कहते हैं कि मुंह ही नहीं खोलना, पहले तो पूछ के था। माइनॉरिटी में तो डॉक्टर साहब उससे भी ज्यादा खतरा होता है। तो इसलिए अब देखिए, चाइना ने फॉर एग्जांपल, मैं तो समटाइम्स आई फील कि कौन सा सिस्टम है विच इज बेटर फॉर द पीपल, वो सिस्टम मुझे आज तक समझ नहीं आ रही, क्योंकि डेमोक्रेसी में डिले प्रोसेस तो बहुत है। अब आप अपनी एग्जांपल लें, यहाँ की जो पाइपलाइन था जी, एक प्रेसिडेंट आता है हटा देता है, दूसरा आता है उसको बना देता है। तो ये जो डिले प्रोसेस है डेमोक्रेटिक सेटअप में, ये कहीं ना कहीं जाके लोगों को तंग करते हैं। लेकिन प्रोसेस एक वही है जिसको एक्सेप्ट किया जा रहा है इस वक्त, और किसी प्रोसेस को एक्सेप्ट कर नहीं सकते। करने की सिर्फ बात, डेमोक्रेसी सिर्फ वोट डालने का नाम ही नहीं है। मैं अगर वेस्टर्न वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखूं, ये डॉक्टर साहब एक बिहेवियर का भी नाम है, आइडियल नहीं है। आप और मैं समटाइम ना इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि 100% आइडियल होना चाहिए। 100% डॉक्टर साहब आइडियल कोई भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। रिलेटिवली की बात है। देखिए, डेमोक्रेसी फ्री मार्केट के साथ हैंड इन हैंड है। डेमोक्रेसी में वेस्टर्न वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में खास बात, डेमोक्रेसी इंडिविजुअल फ्रीडम के साथ हैंड इन हैंड है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी हद तक, 100% की बात नहीं कर, हैंड इन हैंड है। इस सिलसिले में एक बहुत ही अच्छी किताब है फ्रांसिस फुकुयामा की, द एंड ऑफ हिस्ट्री। अगर जो उनकी अभी 2 किताबें और आई हैं रिसेंटली, तो वो भी, उस पर भी हम किसी वक्त बात करेंगे। पॉलिटिकल ऑर्डर है उनकी, एक नई किताब है। और उसके बाद अभी एक और किताब आ गई है जो मैंने अभी पढ़ी है, नाम मेरे जिन से निकला है। नहीं, फ्रांसिस फुकुयामा की जो मैं कहूँगा कि एक हिस्टोरिक बुक है, एंड ऑफ हिस्ट्री। उसमें उन्होंने कहा कि जैसा तैसा भी ये निज़ाम है डेमोक्रेसी का, यही उनका थीसिस है पूरी किताब, बहुत ही फिलोसफिकल किताब है। उन्होंने कहा कि यही आपके पास ऑप्शन है, कोई और आपके पास रास्ता। डॉक्टर साहब देखिए, इवन जो ऑटोक्रेटिक स्टेट है चाइना, उसमें भी जो ओपन अप हुई हैं चीजें, वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज ही कुछ उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी तो ओपन अप हुई हैं, वरना हो नहीं सकती थी। ओपन तो डेमोक्रेसी में ही है ना, ठीक है, ना डिक्टेटरशिप में है, ना किंगशिप में है, ना ऑटोक्रेटिक सिस्टम में। दास साहब देखिए ना कि ये जो जिस तरह की भी डिक्टेटरशिप है, नॉर्थ कोरिया का हाल आपके साथ अल्टीमेट है। उसके बाद ईरान, ठीक है, तेल से माला माल कंट्री, खूबसूरत हेरिटेज का कंट्री, बेहतरीन हुआ करता था। वो आप देख लीजिए, वहां पे डिक्टेटरशिप आई तो बर्बादी हो गई, तबाह हो गया। डॉक्टर साहब, रशिया में, उस रीजन में, चूंकि मैं ज़ाती तौर पे भी रहा हूँ बहुत सारे सालों में, रशिया के जो लोग हैं वो कॉकेशियन है बेसिकली। वेस्टर्न उनके जो लाइफस्टाइल है, वैल्यू तो वही है ना उनके, राइट, ठीक है। किस वजह से वो मार खा रहे हैं? दुनिया के सबसे ज्यादा रिसोर्सेज उस देश के पास है, दुनिया का सबसे बड़ा लैंड उनके पास, उसके पास है, और बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। लाइफ की एक मतलब उनको बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस है। किस वजह से मार खा रहे हैं? किस वजह से वो हमसे पीछे हैं, यानी कनाडा से, अमेरिका से? इसलिए कि ओपन अप नहीं हो रहे। सोवियत यूनियन टूट गया, कम्युनिज्म खत्म हो गया, तो ओपन अप नहीं हो रहा, दोबारा फिर वही आ गया, ठीक। व्लादिमीर पुतिन जो है, देखिए उनका डॉक्टर साहब मामला ये है कि वो पॉपुलर भी हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो पॉपुलर भी हैं, ऐसी बात भी नहीं है कि वो अनपॉपुलर आदमी है। वो जो उनके मुखालफिन होते हैं वो उसको बंद भी कर देते हैं,
हाँ, बंद क्या, मार भी देते हैं। ठीक है ना, ये वो सब ठीक है। वो जो केजीबी की साइकी है ना जी वो आदमी के बाहर से नहीं निकल सकती, वो केजीबी की साइकी है उनके दिमाग में। सर वो डॉक्टर केजीबी भी क्या है, सीआईए हो केजीबी या- हो, पावर का खेल है ना वो केजीबी भी तो केजीबी कोई अपने तौर पर नहीं थी ना, उस वक्त की सोवियत यूनियन की रेजीम ने केजीबी बनाई थी Naturally, वो regime- अपने स्टालिन और इस तरह के लोगों ने अपने तो ये वहां पे मतलब जो मेरा ख्याल है सोवियत यूनियन के आखिरी हेड थे हाँ वो व्लादिमीर पुतिन थे। या अच्छा, अब ये है कि इन्होंने कुछ बिलियनर्स तो अपनी मर्जी के कुछ लोग पैदा कर दिए, कुछ उनके मुखालिफिन भी हो गए, जो मुखालिफिन हुए वो भी पावर के खेल में हो गए। लेकिन ये ये बताइए, जो अमीर आदमी है जी जो एक कारपोरेट सेक्टर को हेड करता है जी वो तो रजीम के साथ चलता ही चलता है। हाँ पर चलेगा वो वो एक आधा ऐसा होगा जो ना चले, वरना हर कारपोरेट वालों का जो रजीम आ गया ऑफ कोर्स, वरना तो salute। वरना तो उनकी अपनी रजीम नहीं चल सकती, कारोबारी रजीम नहीं चलती। ठीक है, वो तो सर डॉक्टर साहब सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल जो होता है ना वो कारोबारी आदमी होता है। बिल्कुल। उसके लिए जो मोटिव है प्रॉफिट का वो खत्म नहीं होता, और प्रॉफिट का मोटिव तभी चल सकता है जब उसकी कॉरपोरेशन आराम से चलती रहे, वो गवर्नमेंटों के चक्करों में ना फंसे। अब आपको पता है 2 बिलियनर जो जी। हैं रशियंस, वो भाग के वहां से इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। क्यों? उन्होंने थोड़ी मुखालफत की थी। हाँ, उसका रिजल्ट ये है कि वो अब रशिया वापस नहीं जा सकते हैं, जाएंगे तो उसी वक्त अंतर हो जाएंगे। तो इस किस्म के जब होते हैं, लेकिन फिर भी जो और है वो अपने एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पर। तो मैं नाम नहीं लेता, एक यूरोप की कंट्री का एक बिलियनर था, उससे मैं आज तक उस लेवल के बिलियनर से मैं नहीं मिला, क्योंकि मैं तो मामूली सा जर्नलिस्ट हूँ, मेरा क्या काम उस क्लब में जाने का। वो एक थिंक टैंक की मीटिंग थी, तो एक आदमी जरा प्रोटोकॉल के साथ आया, कपड़े शपड़े उसने बड़े नॉर्मली पहने हुए थे, तो उसका प्रोटोकॉल देख के मैंने किसी से पूछा, मैंने कौन है? उन्होंने कहा ये यूरोप के फलां मुल्क के बिलियनर है। और कोई बहुत बड़े बिलियनर नहीं थे, 3-4 बिलियनर उनका था। बिलियन तो एक ही बात। ठीक है। अच्छा, वो इत्तेफाक से डॉक्टर साहब जब चाय का वक्फा हुआ था, तो अब मुझ में एक जर्नलिस्टिक तजस्सुस पैदा हुआ, तो मैं कॉफी वो जब वो साहब ले रहे थे, तो मैं कोई ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू हिम था, मैंने उनको जाके प्रणाम किया। मैंने कहा कि सर, चूंकि उन्होंने उससे पहले कोई 1-2 शब्द भी बोले थे, 1-2 लाइनें भी बोली थी कोई, तो मैंने कहा कि क्या सर दुनिया के बिजनेस का क्या हाल है? वो गुरदास मान का एक गाना है ना, की बनू दुनिया का। तो मैंने कहा इनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि यही है इनके दम से दुनिया चलती है लोगों की। तो मैंने कहा कि कितनी सर आपको, मेरा जो प्रिसाइज क्वेश्चन था, मैंने कहा सर उस वक्त को थोड़ा सा ना बिजनेस करंट था स्लाइड सा, मैंने कहा कितनी का आपको इनसिक्योरिटी फील होती है पर्सनल लेवल पे इस बिजनेस ग्लोबल करंट से? उन्होंने कहा यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंदा बड़ा मजेदार था। उसने कहा मुझे इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये नेचर ऑफ द वर्क ऐसा है कि मेरी कंपनियां अगर नीचे जाती हैं तो उससे मुझे क्या मसला होगा पर्सनली, ना मेरी गाड़ियां कहीं जानी है और मैं भी वो सीईओ हूं, उसके कई शेयर होल्डर हैं, मुझे पर्सनल कोई धचका नहीं लग रहा, बल्कि मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी। लेकिन ये कंपटीशन का एक चैलेंज है, मैं उस चैलेंज को सहने के लिए अब यहाँ पे हूँ, दैट्स ऑल। तो सम टाइम जब हम अपना पाँव किसी दूसरे के जूते में डालते हैं ना, तो फिर बात समझ आती है। पॉजिटिविटी बहुत बड़ी चीज होती है, जो आदमी पॉजिटिव इंडिकेशंस में रहता है, जैसे हमने पहले बात की थी, दोबारा मैं वही वर्ड लेके दोहराता हूँ। पॉजिटिव इंडिकेशंस जो है ना जी, वो पॉलिटिशियनों में भी होनी चाहिए और बिजनेसमैनों में भी होनी चाहिए, और वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आने वाले टाइम के ऊपर। अगर आप चाहें तो कोई जी क्वेश्चन भी लेते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपसे एक पहले क्वेश्चन आपसे करता हूँ इसी डेमोक्रेसी के इशू पे, अब इसके बाद हम क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं दोस्तों के। देखिए प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा, एक तो रूस जाहिर है उनको पसंद ही नहीं है, ठीक है, एक तो आइडियोलॉजिकली पसंद नहीं है, दूसरा ये है कि वो डेमोक्रेट्स की हुकूमतों को पसंद नहीं होता, पसंद नहीं करता। अच्छा डॉक्टर साहब पुरानी बात ये है, मैं मजे की बात बताऊं, डेमोक्रेट्स लिबरल होते हैं। एक जमाने में लिबरल जो थे ना, उनका रूस के लिए थोड़ा बहुत होता था क्या एब्जॉर्बिंग एटीट्यूड कि यार कोई नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है ना। कम्युनिज्म को सबसे ज्यादा रिपब्लिकन नापसंद करते थे। आज भी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज भी कंजर्वेटिव दुनिया जो है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड की है, उनको बहुत नापसंद है
कम्युनिज्म कम्युनिज्म तो छोड़ो, वर्ल्ड सोशलिज्म ही पसंद नहीं। पसंद। लेकिन इंटरेस्टिंगली प्रेसिडेंट ट्रंप के जमाने से ये बदला, रूस भाई हुआ, और जिनका भाई हुआ करता था डेमोक्रेट्स का ठीक है, उनका दुश्मन हो गया, जो पावर की खेल आ गई ना। वो कहते हैं हमें हराने में रशिया का बहुत बड़ा हाथ है। तो पावर की खेल आ गई ना, पावर नहीं मिली उनके ख्याल में, हिलरी क्लिंटन या को नहीं मिली। ठीक है, वो आपको पता रूस का वो जो रशिया वो विच हंट इतनी चली कि प्रेसिडेंट ट्रंप की पहली जो है इम्पीचमेंट वो इसी पे हुई। ठीक है, अच्छा साबित नहीं हो सका इंटरेस्टिंग ठीक है, किसी कोर्ट ने कम से कम उनको कन्विक्ट नहीं किया रशियन पे। कोर्ट में तो देखिए प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जा ही नहीं सकता। नहीं उस पे तो नहीं, लेकिन रशियन पे जो इशू था वो कोर्ट में कई लॉसूट चल रहे थे, वो सारे के सारे फारूक हो गए। अच्छा इवन डेमोक्रेट्स के जमाने में भी मैं अभी को 3 देख रहा था, हो सकता है इससे ज्यादा हो लॉसूट, वो भी फारूक हो गए। तो आप कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं, इनका जो रेटरिक है रशिया के लिए, चूंकि इनकी तो अपनी अब जो पार्टी की वहां पे सिचुएशन है वो बड़ी कमजोर हो गई है, खुद इनकी अपनी, मतलब मैं उनको नहीं कसूरवार ठहराता, प्रेसिडेंट बाइडेन एक सीजन शख्स है, मैं समझता हूँ एक सीजनड आदमी है, लेकिन भारत पार्टी सिर्फ उन अकेले से तो नहीं चल रही ना, बहुत सारे। तो क्या इस वक्त जो इलेक्शन हो रहे हैं अभी जॉर्ज, वो वर्जीनिया का क्या नाम है, वहां का कोई हुआ था गवर्नर का, तो क्या सिचुएशन है? वो हरा, हालांकि वर्जीनिया इनकी अपनी स्टेट थी और बाइडेन साहब 10% से 10 पॉइंट से जीते थे वो स्टेट, विच इज जिसको बहुत ज्यादा टाइम अभी नहीं हुआ, 1 साल ही हुआ। राइट। मुझे जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, फॉरगेट अबाउट बाइडेन, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो मुझे राहुल लगती है, राहुल गांधी लगती है। जैसे राहुल गांधी कांग्रेस को डुबोने में पहले दिन से काम कर रहा है, और अब तो उनके चहेते जो प्रशांत किशोर हैं, जो कि समझते हैं कि हमारे हैं, उन्होंने भी ये कह दिया कि समझ लेना चाहिए राहुल गांधी को कि भाई रियल पॉलिटिक्स क्या है। मैं ये समझता हूँ कि बाइडेन साहब का जो ये माइंड था, मैं कल एक बहुत बढ़िया, आप जैसे आप किताब की बात करें, मैं एक आर्टिकल पढ़ा, उस आर्टिकल में वो एक कांग्रेस लेडी है और वो वर्जीनिया से बिलोंग करती है, वो कहती है कि बाइडेन साहब ने अपने आप को FDR समझ लिया, कि जिस तरीके से FDR जब आए जी, अपने रूजवेल्ट साहब जब आए 1932 में, तो उन्होंने आते एक बहुत बड़ा सोशलिस्ट पॉलिसी जो है वो वहाँ पर लागू कर दी। उसने कहा कि ये भूल जाते हैं कि जो कांग्रेस का जो 424 का घर है उसमें 300 सीटें उनकी थी, और 100 सेनेटर्स में से 75 सेनेटर्स उस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। वट एवर ही वांटेड ही कुड डू इट। द सेम वे इस आदमी की थिंकिंग चली कि मैं आऊँगा तो 5-7 ट्रिलियन का बजट लेके ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। शी सेड, ही वो डेमोक्रेट है, she said this man does not understand that even within the Democratic Party, especially in the House of Representatives, there are 5-6 representatives who are going to kill his policies, and that's what they are doing, because they are asking for more and more and more, which doesn't make any sense. मुझे ये बताइए कि दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री है जो ये कहे कि डिफेंड द पुलिस, जी डिफेंड द पुलिस, नॉट डिफेंड, डिफेंड द पुलिस, है जी। अब डिफेंड द पुलिस जब आप बात लेके आते हो, कौन सी डेमोक्रेसी क्या हो, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो या कुछ हो, पुलिस इज ए एसेंशियल पार्ट ऑफ द सिस्टम, गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ। अब क्या हुआ, मिनेसोटा से ही मूवमेंट शुरू हुई। मिनेसोटा में बाकायदा लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, वहाँ पर वोटिंग हुई, इस वोटिंग में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, वी कैन नॉट डिफेंड द पुलिस, वी नीड मोर पुलिस। इसी तरीके से ये जो कई बार पॉलिटिशियन जो होते हैं वो अपनी सोच को तो एक तरफ रखो, अपने आइडियाज को बहुत ज्यादा ऊपर ले जाते हैं, खुद ऑटोक्रेट होता है, जो प्रैक्टिकल नहीं होता। अब इसकी कोई भी देखिए, आपको पता है 3.75 ट्रिलियन का ये लेके आया अपना स्पेशल, और
9.5 का ट्रिलियन का था, जो बाद में 1.1 ट्रिलियन सेनेटर्स ने मिलके मान लिया। अब वो 3.75 ट्रिलियन का 1.7 ट्रिलियन हो गया, वो भी नहीं पास हो रहा। और जो दोनों ने सेनेटर्स ने मिलके, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने एक बजट बनाया 1.7 ट्रिलियन, 1.1 ट्रिलियन इज आल्सो वेरी बिग, वो भी नहीं वो पास होने दे रहे। हाँ जी, वहाँ पर वो ऐसे ऐसे अपने आप को ये कहने के लिए कि हम लोगों के बड़े रखवाले हैं। हाँ जी, वो रखवाले नहीं है, वो लोगों के दुश्मन है। तो इसका मतलब ये डॉक्टर साहब कि ये जो ऑटोक्रेटिक रास्ते पे चलने की बात बाइडेन कर रहे हैं, वो तो अमेरिका में खुद सबसे ज्यादा होती है। अमेरिका में देखिए अमेरिका में फिर भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे अमेरिका में रेस्ट्रिक्शंस हैं। हाँ जी, ऑटोक्रेटिक वे जो है वो डिफरेंट और डेमोक्रेसीज में तो है, लेकिन अमेरिका में रेस्ट्रिक्शंस हैं। अमेरिका में स्टेट्स इतनी इंडिपेंडेंट है, ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका में स्टेट्स आर वेरी इंडिपेंडेंट, इवन इन कनाडा। बिल्कुल ऐसा ही। अब ये जो क्लाइमेट की कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पर ट्रूडो साहब अपना बयान दे के आए। कैनी साहब ने क्या, जो अल्बर्टा के प्रीमियर है, उन्होंने कहा कि हु इज ही टू गो एंड टॉक अबाउट अल्बर्टा। एब्सोल्युटली जी, ही शुड हैव डिस्कस्ड अस, पहले हमारे साथ डिस्कशन करनी चाहिए थी। वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट व्हाटएवर ही सेज। राइट। सो ये जो कन्फ्लिक्ट है ना, ये एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है। बाकी मैं समझता हूँ कि बाइडेन साहब बड़े सीजनड हैं, जैसे आपने कहा, लेकिन ही हैज फेल्ड himself and he has failed the Democratic Party because he could not get these two laws passed. Right. जब तक ये नहीं वो कर सकता, he is a failure. पहले तो 5 से वो 3 पे आ गए हैं, दोनों को मिलाकर, आई एम टॉकिंग ऑफ बोथ। हाँ जी, और वो भी नहीं पास हो रहे, उनके अपने ही आदमी, इसको रिपब्लिकन नहीं कुछ भी कर रहे, डेमोक्रेट्स ही उसको किल कर रहे हैं। राइट। हाँ जी, जैसे कि राहुल गांधी साहब, मैं उनके बारे में हमेशा कहता हूँ, बड़े मुझे लोग ना मेरे कमेंट्स मुझे देते हैं कि आप मैं कहता हूँ कि उसने कांग्रेस पार्टी को खत्म किया, उसने अंडरस्टैंड ही नहीं किया। डॉक्टर डेमोक्रेसी की बात हो रही, तो सिद्धू साहब पंजाब में क्या कर रहे हैं? सिद्धू साहब तो सबसे बड़ा लिफाफा है। जिस दिन वो अपॉइंटमेंट हुई थी ना, मैंने उसी दिन कहा, मैंने कहा लो, जो यहाँ पर कांग्रेस का थोड़ा बहुत बचना था ना, ये सिद्धू साहब के आने से खत्म हो गया। हाँ, आज एक नया सिलसिला शुरू किया। बताइए, एक महीने के बाद रेजिग्नेशन वापस लिया। हाँ, पर उसने कहा मैंने पार्टी ऑफिस में नहीं जाना। हाँ, चूंकि नया वो एडवोकेट जनरल जब तक वो एडवोकेट जनरल मेरी मर्जी का, हाँ, और डीजीपी मेरी मर्जी का नहीं मानता। तो जो नए चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने उसी को रखा है। हाँ, उसी को रखा। ठीक है, तो बड़ी किसी को नुकसान पहुंचाने की जरूरत ही नहीं है। राइट। या वो खुद ही काफी है नुकसान पहुंचाने के लिए। वैसे कैप्टन साहब सीजन पॉलिटिशियन तो हैं। उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात की थी, मुझे बड़ी वो उन्होंने कहा कि ये ऐसे मिसगाइडेड मिसाइल हैं सिद्धू साहब, जिसका पता नहीं किधर, शायद उन्होंने किया या किसी और ने किया। उसी ने कहा, और उसने ये भी कहा ये तो भाजपा का दोस्त है, ये तो भाजपा का साथ जपने डालता, और इमरान का दोस्त है, क्रिकेट दोनों इकट्ठे खेलते रहे, ये तो हिंदुस्तान का दुश्मन है। नहीं, क्रिकेट इकट्ठे खेलना तो चले ठीक है, कोई, लेकिन जिस तरह सिद्धू ने पाकिस्तान जाके इमरान खान की शान में कलाबे बनाए, बोला, और भाजपा से जफियां डाली। अच्छा, उसके बाद ठीक है, उसके बाद ठीक है, आपका दिल लगता है उनके साथ, कोई बुरी बात नहीं आपका। उसके बाद आप सियासत में ना रहें, आप कोई एनजीओ चला लें, कोई अमन की आशा का काम कर लें, कोई क्रिकेट खेल लें, फिर आपने भारत की सियासत में भी आना है, ठीक है, और वहां पे जा, तो ये कॉन्फ्लिक्ट, इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये पॉसिबल नहीं। आपने ना कैप्टन साहब की बात की, कैप्टन साहब जो थे उन्होंने, हैं जी, बड़े जबरदस्त, उन्होंने अपने रजीम में पंजाब को तबाह कर दिया। वो आप बेहतर जानते हैं, उसके डेप्थ में नहीं जा सकता। इसीलिए देखिए, वजह ये थी कि अगर कैप्टन साहब हेड रहते जी, कांग्रेस तो अभी शायद ना जीते पंजाब में, अगर कैप्टन साहब रहते तो बहुत बहुत अगेंस्ट लोग हो चुके हुए थे उनके। क्योंकि देखिए, जब आप प्रॉमिस करते हो ना 4 साल पहले, और उसमें से आप 10% भी पूरे नहीं करते, तो लोग हमारे जो स्पेशली सिख कम्युनिटी है, जी, काफी बाशऊर कम्युनिटी है, वो गुटके के ऊपर हाथ रख के, उन्होंने रिलीजियस बुक के ऊपर हाथ रख के उन्होंने वायदे किए थे कि मैं ये करूंगा। ना तो उन्होंने रेत का माफिया हटाया, ना ही उन्होंने किसी आदमी को पकड़ के जेल में दिया अबाउट द ड्रग्स।
ये दो बहुत बड़ी चीज़ें हैं पंजाब में। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में ड्रग्स का, लेकिन पंजाब में तो बहुत इशू 60% लड़के लड़कियां जवान, हाँ जी, दे आर इन ड्रग्स 60%। ओह माय गॉड, अच्छा इतना बड़ा नंबर। इतना बड़ा। व्यूअर्स के क्वेश्चन लेते हैं। इससे पहले कि क्वेश्चन लें, मैं याद दिलाना चाहूँगा कि सुपर चैट में आप देख रहे हैं मुझे और डॉक्टर अनवीर शारदा जी को। हफ्ते में आजकल हम कोशिश करके एक ही सुपर चैट शो करते हैं, तो आपकी इन्वॉल्वमेंट इसमें हमारे साथ रहनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी चैनल पे डोनेट के बटन को आप क्लिक कर सकते हैं। और सामने पट्टी आप देख रहे हैं paypal.me/tag TV इंटरनेशनल, और पैट्रियन पे भी जाके आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में हम अपने शोज़ को ज़रा और वाइब्रेंट करें और बड़े इश्यूज़ लेकर आएँ, सोशल इश्यूज़ को लेकर आएँ, लिटरेचर के इश्यूज़ को लेकर आएँ, फिलोसफिकल इश्यूज़ को लेकर आएँ। क्योंकि जो हम पॉलिटिक्स पे बातचीत करते हैं, सम टाइम आपको तो शायद लगता है या नहीं लगता, मुझे नहीं मालूम, मुझे ज़रूर महसूस होता है बहुत स्टेल हो जाती है, बहुत ही एक ही ढंग पे बात चल रही होती है, तो हमें खुद वो ही बात बार बार करके मज़ा नहीं आता। हम चाहते हैं कि साउथ एशिया के जितने हमारे व्यूअर्स हैं वो बिल्कुल बिला तकल्लुफ ढंग में और ब्रेन बस्ट के अंदाज में ब्रेन बस्टिंग करें, सब कुछ करें, और कंट्रोवर्शियल बातें भी हों जो किसी को लगती हैं। हमारे नज़दीक तो कंट्रोवर्शियल नहीं है, हम तो स्टर द डिबेट करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके साथ साथ एक वाइब्रेंट बातचीत हो, वो आपके साथ हम टैग टीवी पे शेयर करते रहेंगे। अब हम क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। जी संजय जी का है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट रशिया ब्लेमिंग यूएस फॉर ट्राइंग टू क्रिएट बेस इन इंडिया? इज इंडिया डूइंग गुड बाय गोइंग इनटू यूएस साइड एंड क्रिएटिंग गैप्स बिटवीन ओल्ड फ्रेंड रशिया? मैं इसका पहले जवाब देता हूँ संजय जी। बात यह है कि जो आपने पूछा कि ये यूएस का ये है कि रशिया रादर इंडिया को ब्लेम कर रहा है कि आप यूएस के पॉकेट में जा रहे हैं, तो कोई इसके बगैर मेरी अपनी ओपिनियन में इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है। यूएस बहरहाल दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी भी है और सबसे बड़ी मिलिट्री कॉम्प्लेक्स की इंडस्ट्री रखने वाला देश भी है, और वो इंटरनेशनल स्टेक होल्डर के तौर पर यूएसए को किसी सूरत भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब रशिया का मामला ये कि रशिया ना उतनी बड़ी इकॉनमी है, ना उतना बड़ा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है। दोस्ती ज़रूर इंडिया के साथ पुरानी है, इंडिया तो अपनी तरफ से रशिया के साथ दोस्ती ख़त्म नहीं कर रहा था। और ये कोई दोस्तियाँ जो होती हैं ये आम लोगों की नहीं होती हैं कि मैं और डॉक्टर साहब पुराने दोस्त हैं तो हम हर हालत में रहेंगे। देशों की जो दोस्तियाँ होती हैं वो इंटरेस्ट पे चलती हैं। अब भारत का जो इंटरेस्ट है वो इकोनॉमिक भी है, मिलिट्री का भी है, और रशिया को अंदाज़ा होना चाहिए या तो वो फिर अमेरिका के लेवल का कंट्री बन जाए, उसके पास रिसोर्सेज तो हैं, अपना स्टाइल बदले, अपनी ऑटोक्रेसी को बदले, उस लेवल पे आ जाए, तो तब शायद रशिया की अमेरिका से दुश्मनी भी नहीं रहेगी। तो ये इंटरेस्ट बेस पे मेरे नहीं ख्याल कि इंडिया के पास कोई और रास्ता है, ना ही होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि क्या इंडिया अलाउ कर रहा है मतलब अमेरिका को अपने वहाँ पर बेस बनाने के? नहीं, इंडिया ने साफ कह दिया कि यहाँ पर हम किसी को नहीं अलाउ करेंगे बेस बनाना। दैट्स नंबर 1। देखिए, बेस का मतलब होता है जैसे उन्होंने 30,000 फौज सऊदी अरेबिया में रखी हुई है, 30,000 जर्मनी में रखी हुई है, 25,000 उन्होंने कोरिया में रखी हुई है, 30,000 उन्होंने जापान में रखी हुई है, वो बेस होता है। लेकिन आपस में मिलके जी मतलब एक्सपेरिमेंट करने, मिलके लड़ाइयाँ लड़नी, एक दूसरे के आर्मी के बारे में जानना, वो बेस नहीं होता। बेस वो होता है जहाँ पर वो कहें लो जी 20,000 अमेरिकन यहाँ पर आके आप कश्मीर में बैठ जाओ, वो बेस होता है। तो वो बेस हिंदुस्तान में मैं नहीं देखता बनेगा। बाकी चाइना के साथ आपकी लड़ाई है। अब चाइना दुनिया का 2nd बिगेस्ट इकॉनमी है, उसका मुकाबला करने के लिए आप अगर अपना चाहते हो कि हम अपने कंट्री को ऊपर लेके जाएं 1.3 बिलियन लोगों को, तो आपको वर्ल्ड में जो बहुत आगे कंट्रीज पहुंचे हुए हैं जैसे यूएस है, अगर हमने बैक टाइम पर बात की, आपको मैं बता दूं मनमोहन सिंह के टाइम पर जब न्यूक्लियर ट्रीटी की बात थी तो मनमोहन सिंह ने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर हट जाऊंगा लेकिन मैं अमेरिका के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी करूंगा। हाँ जी, उसकी जिद से वो न्यूक्लियर ट्रीटी हुई, जिसका आने वाले टाइम के ऊपर बहुत फ़ायदा होगा हिंदुस्तान का। तो यू कांट इग्नोर यूएसए एट ऑल, बल्कि यू हैव टू बी मोर फ्रेंडलियर। मैं तो समझता हूँ और ज़्यादा रिलेशनशिप बढ़ाने चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में यूरोप इज़ नॉट दैट इकॉनमी।
यूरोप इस वक्त वो इकॉनमी नहीं रही। हाँ जी, अमेरिका इकॉनमी है और अमेरिका विल कंटिन्यू टू ग्रो हाँ जी डे बाय डे। जी अगला क्वेश्चन लेते हैं व्यूअर्स का। डेविड जी का क्वेश्चन है कि लेट अस नो इफ द टेंशंस इन एलओसी आर गोइंग टू एस्केलेट एंड विल बोथ पार्टीज मेंटेन सीज फायर। मेरी ओपिनियन में सीज फायर करेंगी दोनों पार्टीज, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। अगर कुछ ज़्यादा उसमें से गड़बड़ करते हैं तो अरब भी उनसे नाराज़ होंगे, अमेरिकन भी नाराज़ होंगे। अगर पाकिस्तान एलओसी की जनरली 100% तो मैं नहीं कह सकता वो करेंगे उसकी पासदारी, अगर जनरली उस पर अमल करते हैं तो भारत को कोई ज़रूरत नहीं होगी कि वो एलओसी की जो सीज़ फायर है उसमें कोई इंटरप्शन करे। तो यही है इसका जवाब। जब छोटा मोटा जरूरत पड़ती है तो वो अपना अटैक कर देते हैं हिंदुस्तान वाले, जाके उनको बता देते हैं कि अगर आप और आगे बढ़ो तो हम ये भी कर। यहाँ से वो इसलिए अटैक करते हैं कि इधर से कोई मिलिटेंट्स की अगर कोई नेचुरली जो उनकी जो ट्रेनिंग सेंटर है इन्फिल्ट्रेशन होती है। अब फिर आप देखेंगे कि इन्फिल्ट्रेशन नहीं रुक रही, ना रुकनी है, क्योंकि वो बॉर्डर इतना बड़ा है, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन का जो रंग रूप है वो बदलता जा रहा है। वो बदलता जा रहा है। पहले बहुत खुल के हो रही थी और पूरी पुश बैक के साथ हो रही थी। अरे भाई मैं आपको सिंपल से देखिए, 2 साल पहले आपने देखा कैसे बच्चे जो हैं हर चीज के ऊपर पत्थर मारते थे। आज बताओ कहीं आपको श्रीनगर में नजर आता है जी वहाँ पर लोग जाके, बल्कि मैंने देखा कि बहुत लोग साउथ के वहाँ पर जाके बकायदा गुलमर्ग में, श्रीनगर में एंजॉय कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सूरत हाल होगी। ये अनफॉर्चुनेटली कोई तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले एक थोड़ी सी वेव फिर से चली थी वो लेकिन होपफुली अभी भी है वो उसके टेंशन से अभी भी है। जी अगला क्वेश्चन लेते हैं। मनीष मिश्रा जी का है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट चाइना ले फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क ऑन LAC। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं भी थोड़ी सी बात करता हूँ, डॉक्टर साहब ज़्यादा इस पर शायद बात करेंगे। देखिए बात यह है कि चाइना तो अपनी मसल्स दिखाएगा, मैं इससे मतलब ये नहीं सोचता कि चाइना नहीं दिखाएगा। चाइना अपनी मसल्स दिखाएगा और जितने को पावरफुल देश होते हैं वो फिर अपना मसल दिखाते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को। और भारत भी अब वो वाला 62 वाला भारत नहीं है, बहुत स्ट्रांग भारत है। तो ये तो आंख मचोली चलती रहेगी। डॉक्टर साहब देखिए, जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, मैंने आगे भी कई बार कहा कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको तंग करते रहना। राइट। आज की रिपोर्ट है कि अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर, जिसको इंडिया समझता है ये हमारा हिस्सा है, वहाँ पर उन्होंने एक पूरे का पूरा विलेज बसा दिया। और आज उसकी फोटो जो है वो टीवी के ऊपर बार बार आ रही थी। हाँ जी, उन्होंने एक पूरे का पूरा नया एक सिटी समझ लो, छोटा सिटी बसा दिया। तो इस किस्म की हरकतें तो उन्होंने करते रहना, लेकिन क्या वो अटैक करेंगे? नहीं, वो हमेशा चाहेंगे कि हिंदुस्तान थोड़ा सा अपने आप को इस बॉर्डर पर बिजी रखे। उसका रीज़न ये है कि दे सम और द अदर डोंट वांट इंडिया टू प्रोग्रेस दैट मच जी। और उसके लिए वो जो है, मैं जिन पंजाबी के ना चुंडी वड़ते रहना, वो उन्होंने करते रहना। डॉक्टर साहब एक और भी गल है ना, वो ये है कि चाइना के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इंडिया उनके मुताबिक एक उनके लिए बड़ी मार्केट था। अब इंडिया आहिस्ता आहिस्ता सप्लाई चेन माफ कीजिएगा सप्लाई चेन और दूसरी चीज़ों में अपने आप को पीछे कर रहा है, बल्कि इंडिया खुद धीरे धीरे सप्लाई चेन का एक सेंटर बनने के रास्ते पे। ठीक है, एक और ऐड कर दूं जी। उन्होंने फाइबर की बात की थी। फाइबर तो थोड़ी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हाँ जी, वो इस वक्त नंबर 1 कंट्री है हाँ जी, चाइना नंबर 2 है अमेरिका। फाइबर से कहीं ज्यादा खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप ये याद रखिए। स्ट्रॉन्ग है बहुत। मैं कहता हूँ जी, वो मैं उसके जब आर्टिकल पढ़ता हूँ, जब उसकी डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ, क्या ये है, मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है। आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दुनिया में अमेरिका के बाद चाइना है। हाँ जी, नहीं चाइना इस वक्त नंबर 1 नहीं डॉक्टर अभी भी अमेरिका नहीं, जो लेटेस्ट है देखिए, जो मैंने देखी है, और अमेरिका की डॉक्यूमेंट्री, मैंने चाइना की डॉक्यूमेंट नहीं देखी, बट एनीवे बराबर ही चाहे समझ लीजिए। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मोर पोटेंट वेपन देन फाइबर। ओह या एनी मतलब वो तो न्यूक्लियर भी पीछे हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं
जी विनायक जी का है कि Wishing you both and your family Thank you. Happy Diwali to you as well. Brings you healthy and wealthy future. Do you miss India especially on festivals? डॉक्टर मैं साहब तो बहुत मिस करता हूँ जी फेस्टिवल्स में। मैंने जाना भी था लेकिन कोविड की वजह से मैं नहीं जा नहीं सका। मैं कोशिश जब भी जाता हूँ इंडिया में कोशिश करता हूँ कि उस ज़माने में कोई ना कोई फेस्टिवल्स हों। अगर मैंने पंजाब में जाना होता फिर मैं लोहड़ी और बसंत का, क्योंकि मुझे पतंग उड़ाने का बड़ा शौक़ था बचपन में, अब भी मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, तो मैं जाता हूँ कि चलो लोहड़ी और बसंत में पतंग ही पतंग उड़ते हैं। आपके लाहौर में भी हाँ, बड़ी पतंगबाजी, हाँ जी, पंजाब इको ही है ना मतलब इको ही है। तो नेचुरली यू मिस योर फेस्टिवल्स। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर भी फेस्टिवल बहुत ऊंचे लेवल पे है, बहुत ऊंचे लेवल पे, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में बहुत ऊंचे लेवल पर यहाँ पर भी अब फेस्टिवल होने शुरू हो गए हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन ऑफ कोर्स इंडिया की जो खास तौर पर फेस्टिविटीज और है तो वो तो और है। लेकिन अब वो दुनिया में ये कोविड ने बड़ी बंदिशें डाली हुई हैं और हम जैसे जो डॉक्टर साहब थोड़े एजड होते जाते लोग हैं वो जरा एहतियात करते हैं बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग से। तो नहीं सारी दुनिया ने किया जी, हाँ सारी दुनिया ने। देखिए हिंदुस्तान ने अभी तक नहीं खोला, 30 नवंबर को खोल रहे हैं, हाँ जी। अभी तक जो आपको द वीज़ा विच यू कुड अप्लाई ऑन द इंटरनेट, यू कांट अप्लाई नाउ, राइट, हाँ जी, बंद है 30 नवंबर तक, उसके बाद हाँ जी खुलेगा। कुछ एक दो क्वेश्चन और लेते हैं जी। हेलो अकाउंट है जी उनका, वो कहते हैं हाउ कम इमरान खान अ रिलीजियस माइंडेड पर्सन बिकम प्राइम मिनिस्टर, हिज जॉब इज टू मेक गुड रिलेशन विद द नेबर्स एंड वर्क ऑन ग्रोथ ऑफ हिज कंट्री बट ही इज डूइंग अदरवाइज। देखिए जी इस पे हमने बहुत बातें आज भी की और करते ही रहते हैं। रिलीजियस माइंड इमरान खान अपेरेंटली तो नज़र नहीं आता लोगों को, पुराना क्रिकेटर, पुराना प्ले बॉय टर्न्ड रिलीजियस गाय। वो देखिए रिलीजियस लोग भी पावर में आते हैं, जैसे हम देखते हैं मोदी जी हैं तो वो अपने बहुत अच्छे ढंग से सरकार चला रहे हैं, मैं तो उनका बड़ा फ़ैन हूँ बहुत सारी चीज़ों में, और वो उसको नहीं करते, अपने रिलीजियस इश्यूज़ को गवर्नमेंट में थोड़ा लाते हैं। वो उन्होंने सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को सजदा किया, उसको किया। तो इमरान खान का सारा हिपोक्रेट स्टाइल है, टोटल हिपोक्रेट स्टाइल है। जैसा भी मैंने डॉक्टर साहब ने शो के शुरू में कहा कि इनकी सरकार कहती है कि वो जो तरीके लब्बैक पाकिस्तान वाला जो रिलीजियस ग्रुप है वो इंडिया के एजेंट है, फिर 2 दिन बाद वो कहते हैं नहीं जी ये तो बड़े प्यारे लोग हैं इनको। तो ये इसमें रिलीजियस माइंडसेट का चक्कर नहीं है, इसमें इग्नोरेंस का, जहालत का और हिपोक्रेसी का तल्लक है। मैं समझता हूँ वो जैसे टाइम देखते हैं जी, उसी ढंग से वो अपने को बदल लेते हैं। और ये भी सुनने में आया कि जो अब उनकी थर्ड वाइफ है जी, जो उनके पास अब है जी, उनका उनके ऊपर बहुत इफेक्ट है, क्योंकि वो पूरे का पूरा बुर्का पहन के बाहर निकलती है, उनका उनके ऊपर बहुत इफेक्ट हुआ है। वैसे तो वो प्ले बॉय रहे हैं सारी उम्र, सारी दुनिया जानती है, लेकिन उसका इफेक्ट कहते हैं कि उनके ऊपर। डॉक्टर साहब मैं इस पर थोड़ी सी बात करता हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को थोड़ा सा पर्सनली भी जानता हूँ। इमरान खान की जो उनकी बेगम है, जो भी उनका लाइफ स्टाइल है वो उनका है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। इमरान खान जब प्ले बॉय भी था तब भी ये कंफ्यूज आदमी था, अच्छा इसी तरह का। मतलब कोई डॉक्टर साहब होता क्या है कि आपने वाइन का गिलास पे लिया, आप कोई वोमेनाइजर हैं या कोई खातून है वो लिबरल हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कोई बहुत अजीम लोग हो गए हैं। वो उनका लाइफ स्टाइल है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़े कोई मतलब इंटेलेक्चुअल लोग हैं कि जी वो वाइन पी रहे हैं और वो औरतों के पीछे जा रहे हैं या औरतें मर्दों को पसंद करती हैं। दैट डज नॉट मीन कि वो बड़े लिखे लोग हैं, ठीक है ना जी। वो एक उनका लाइफ स्टाइल है। पढ़ा लिखा बंदा होता है, चाहे आप रिलीजियस भी हो चाहे आप नॉन रिलीजियस हो, जो भी आपका लाइफ स्टाइल है, इट डजंट टू डू। पढ़ा लिखा आदमी होता है उसकी बात से पता चले कि उसकी बात में कोई अक्ल है कि नहीं है। तो इनकी बात में ना पहले अक्ल थी ना आज अक्ल। एनालिटिकल सेंस जो कहते हैं ना, एनालिटिकल सेंस जी वो नहीं है डॉक्टर साहब, वो सबसे इम्पोर्टेंट। क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब रिलेटिवली अभी कम है हमारी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, सीधी सी मैं बात करूंगा मतलब हम जरा जज्बाती लोग ज्यादा हैं जी। अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, एक सवाल पंकज जी का। डॉक्टर साहब क्या क्वेश्चन? What are your thoughts? India becoming closer allied with US, although I can understand both have common interest, but still, do you think US is reliable?
मेरा ख्याल इसका जवाब तो हमने पहले दे ही दिया। हाँ, इतना मैं डॉक्टर साहब कहूँगा यूएस रिलायबल है काफ़ी हद तक, क्योंकि ये नेशंस का इंटरेस्ट होता है, ये लोगों के पर्सनल तल्लुकात नहीं है। जब तक यूएस को भारत की ज़रूरत है, भारत को यूएस की ज़रूरत है, रिलायबल रहेंगे दोनों एक दूसरे के। और ये मैं कह सकता हूँ कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत हमेशा ही रहेगी, क्योंकि दोनों आईटी के लोग हैं, दोनों इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, दोनों जनरली ओपन सोसाइटीज़ हैं, तो इसलिए इनका नेचुरल ताल्लुक है। इंडियंस अमेरिका में इस वक्त 54 बिग कॉरपोरेशंस हैं जिसके हेड इंडियंस हैं। आप इमेजिन कर लीजिए जी, आपका एप्पल, आप इमेजिन कर लीजिए आपका गूगल, इमेजिन कर लीजिए माइक्रोसॉफ्ट में इस वक्त 50% से ज़्यादा इंजीनियर्स इंडियंस हैं। तो इंडियंस का हिंदुस्तान यूएसए के साथ रिलेशनशिप बहुत क्लोज ही रहने वाला है, बल्कि और क्लोज होने वाला है इन फ्यूचर। ये नहीं, ये ख़त्म होने की बात नहीं है, ये बात है कि कैसे और अच्छे ढंग से इसको आगे बढ़ाया जाए और रिलायबल भी रहेगा। रिलायबल तो देखिए, रिलायबिलिटी जो है वो तो एक दूसरे के अपने जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर है, राइट। और इंटरेस्ट दोनों के इसमें इस वक्त यही है कि ये आपस में मिलके काम करें और मिलके दोस्त रहें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, इसी के साथ आज का शो ख़त्म करने से पहले कि आप कंक्लूसिव रिमार्क्स दें, मैं व्यूज़ को याद करा देता हूं एक बार फिर कि आप हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और हमारी कोशिश होगी कि नए से नए जाविये से हम चीज़ों को देखें और बहुत सारे वैरायटी के साथ आपके साथ डिस्कशन लाएं। डॉक्टर साहब, मैं अपने श्रोतों को ये भी बताना, अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आप भी जो हमारा माइंड सेट है ना कि हम पॉलिटिक्स की बात करें, हम हमेशा चाइना पाकिस्तान की बात करें, उससे भी थोड़ा सा मेरा ख्याल हमें बाहर आना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड इज़ नॉट जस्ट दैट पर्टिकुलर कंटिनेंट। वर्ल्ड जो है वो बहुत बड़ा है, हमें और भी डिस्कस करना चाहिए। हमें डिस्कस करना चाहिए अफ्रीका में क्या हो रहा है जी, आने वाला 1.3 बिलियन का वो एक कंटिनेंट है विच इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट जी कमिंग कंटिनेंट। ऐसे ही और कंट्रीज़ हैं, हमें वो भी डिस्कस करने चाहिए। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप प्रोग्राम को बड़े प्यार से देखते हो। जैसे ताहिर साहब ने कहा, ये हमारे जी जान है, हमारी जी जहाँ पे ये CEO है टैग टीवी के, वहाँ पर आपकी कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसे ही बात कर रहा था तो कहते भाई बहुत देर हो गई, कंट्रीब्यूशन जो है वो थोड़ी सी अब बंद हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आजकल कोविड-19 की वजह से लोगों के ज़रा पॉकेट्स को भी काफ़ी अफेक्ट हुआ है, लेकिन फिर भी आप कम से कम ये काम तो कर सकते हैं जिसमें कोई पैसा नहीं लगता। आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को ये तो कह सकते हैं कि भाई आप टैग टीवी को सब्सक्राइब करो यूट्यूब के ऊपर, ये तो आप कर सकते हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री, इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग। और आपके जितने अपने सोशल मीडिया हैं वहाँ पर ये जो प्रोग्राम होता है उसको डाला करें और साथ में लिखा करें एक लाइन कि प्लीज़ सब्सक्राइब टैग टीवी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए वंडरफुल वीकेंड एंड एंजॉय योरसेल्फ। कीप पॉजिटिव ऑलवेज। दैट्स व्हाट ऑल आई वांट टू से इन द एंड। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.